अस्सलाम वालेकुम क्लास। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था और कुछ स्लाइड्स जो थी वो रह गई थी क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही थी। तो आज पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं लास्ट लेक्चर को, उसके बाद फिर मैं HTML की तरफ आता हूँ। मल्टी एप्लीकेशंस, इसमें ये होता है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर्स होती हैं। मैंने आपको पहले ही भी बताया था कि हम जब वेब डेवलपमेंट करेंगे तो हमारे पास तीन मेन मॉड्यूल्स होंगे, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। तो उन्हीं तीन मॉड्यूल्स की बेसिस पे हमारे पास मल्टी टेयर एप्लीकेशंस आ जाती हैं, जिसमें आ जाते हैं टॉप टेयर, मिडिल टेयर एंड बॉटम टेयर। टॉप टेयर को हम क्लाइंट टेयर भी कहते हैं, मिडिल टेयर हमारे पास बिजनेस लॉजिक टेयर होती है और बॉटम टेयर हमारे पास डेटा टेयर होती है, डेटाबेस एप्लीकेशन और फ्रंट एंड। प्रेजेंटेशन टेयर, टॉप टेयर या फिर इसको क्लाइंट टेयर कह सकते हैं। इस टेयर में मोस्टली हमारा जो काम हो रहा होता है वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के ऊपर हो रहा होता है, जो कि यूजर को चीजें नजर आ रही होती हैं। जिस सिस्टम से, जिस यूआई से यूजर आपके सिस्टम को, आपके वेबसाइट को, आपकी एप्लीकेशन को यूज करेगा, वो आपके टॉप टीयर में आ जाएगी। तो इसमें सबसे पहले आपका फ्रंट एंड आ गया। टॉप टीयर में हम जो लैंग्वेजेस यूज करेंगे वो हैं HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और jQuery। हम ये वाली लैंग्वेजेस इस कोर्स में पढ़ेंगे और उसके थ्रू अपनी प्रेजेंटेशन टेयर, टॉप टेयर, क्लाइंट टेयर या फिर फ्रंट एंड इम्प्लीमेंट करेंगे। देन सेकंड टेयर इज लॉजिक टेयर, जिसको आप मिडिल टेयर भी कह सकते हैं, जिसको हम यहाँ पे हमने लॉजिक टेयर, बिजनेस लॉजिक टेयर भी बोला हुआ है और इसमें एप्लीकेशन आएगी। इसमें क्या होता है, हमारी एप्लीकेशन फ्रंट एंड से डेटा लेके डेटाबेस लेयर तक कैसे भेजेगी, किस तरह से भेजेगी। सपोज यूजर ने हमारे फ्रंट एंड को यूज करके रजिस्ट्रेशन की, अब यूजर का जो डेटा है वो किस तरह से हमने डेटाबेस में सेव करवाना है। तो इसमें, इस टेयर में जो हमारी मेन लॉजिक्स होंगी, जो हमारी फंक्शनैलिटी होगी, हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। इस टेयर में हम लैंग्वेज कौन सी यूज करेंगे, हम यूज करेंगे PHP। हम PHP से अपने फ्रंट एंड को अपने बैक एंड के साथ कनेक्ट करेंगे, वहाँ पे डेटा सेव करवाएंगे, डेटा क्रिएट करेंगे, डेटा व्यू करेंगे और डेटा अपडेट करवाएंगे। This layer coordinates the application processes, commands, makes logical decision and calculations. It also moves and process data between the two surrounding layers. इसको आप मिडल लेयर भी कह सकते हैं क्योंकि इससे ऊपर होगी आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, इससे नीचे होगी आपकी डेटाबेस लेयर। तो प्रेजेंटेशन और डेटाबेस लेयर के दरमियान में जो भी कनेक्टिविटी है, जो भी आपकी प्रोसेसिंग है, वो इस लेयर के थ्रू होगी। देन एंड पे है हमारी डेटा टेयर, बॉटम टेयर। यहाँ पे इस टेयर में हम अपना सारा डेटा सेव करवा रहे होंगे। जो भी हम यूजर एंटर करेगा या यूजर के से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, हमारे सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, इस लेयर में सेव होगी। और इस लेयर पे हम MySQL यूज करेंगे थ्रू आउट दिस कोर्स। Here information stored and retrieved from database or file system. The information is then passed back to the logic layer and then eventually back to the user. ठीक है, फाइल सिस्टम हम यूज नहीं कर रहे क्योंकि वी आर नॉट टैकलिंग द फाइल हैंडलिंग हियर। हम जस्ट एक प्योरली डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स बनाएंगे जिसमें हमारा जो डेटाबेस होगा वो MySQL पे डिपेंडेंट होगा। हम उसमें अपना डेटाबेस क्रिएट करेंगे। Scripting languages. A script or scripting language in a computer language with a series of commands within a file that is capable of being executed without being compiled. अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में डिफरेंस क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपके पास कंपाइलर मस्ट चाहिए होता है। आपको, आप कंपाइलर के बगैर अपने प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते।
ठीक है, आप सी प्लस प्लस को देख लें, आप सी शार्प को देख लें, आप जावा को देख लें, आप किसी भी थर्ड पार्टी कंपाइलर के बगैर अपने प्रोग्राम को रन नहीं कर सकते। आपको स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर्स चाहिए होते हैं कोड करने के लिए और कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, और उन सॉफ्टवेयर में बिल्ड इन आपके पास कंपाइलर्स आते हैं। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में हमारे पास कंपाइलर नहीं होते। हमारी HTML, जावास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट को तो हम नहीं कह सकते, HTML और CSS, ये हमारी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस हैं। इनमें इनके लिए कोई भी आपको कंपाइलर रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, तो जिन लैंग्वेजेस में आपको कंपाइलर रिक्वायर्ड नहीं होता, उन लैंग्वेजेस को हम स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस कहते हैं। फॉर वेब पेजेस they are instructions either to the web browser or to the server। अब PHP हमारे पास स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि इसको कंपाइल करना पड़ता है, और इसका कंपाइलर कौन है? सर्वर है, जो कि हम XAMPP यूज करेंगे। HTML हम सिंपल नोटपैड में लिख सकते हैं। हम उसको अगर एक्सटेंशन दे दें .html और उसको जब किसी भी ब्राउजर में ओपन करें तो वो हमारा पूरा कोड शो होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो HTML के लिए हमें कंपाइलर की रिक्वायरमेंट नहीं है। सो HTML is your scripting language। Scripting languages do not require the compilation step and are rather interpreted। तो इंटरप्रेटर हमारे पास कौन होगा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में? ब्राउजर, जो कि हमारी कमांड्स को समझेगा। Some scripting languages traditionally used without an explicit compilation step such as JavaScript, PHP, Python, Ruby। JavaScript, PHP को मैं कंपाइलर डिपेंडेंट कहूंगा यहाँ पे। क्यों? क्योंकि JavaScript is more likely a programming language same as PHP। हाँ, अब ये उस तरह से टिपिकल वो लैंग्वेजेस नहीं है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, बट स्टिल दे आर नॉट स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस फॉर मी, क्योंकि इनको भी हमें कंपाइल करते वक्त, इनको रन करते वक्त हमें इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। HTML इज़ अ प्योरली स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, क्योंकि उसके लिए हमें किसी भी तरह का इन्वायरमेंट सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, सो क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड। Web development is all about communication, in this case communication between two parties over the HTTP protocol। हम HTTP प्रोटोकॉल यूज करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज हम एक वेब ऐप यूज कर रहे हैं। वेब ऐप के लिए हमें HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल लाजमी चाहिए होता है। लेकिन हम HTTP या HTTPS प्रोटोकॉल से क्या करेंगे? हम कम्युनिकेशन करेंगे किसके दरमियान? अपने यूजर के दरमियान और अपने सिस्टम के दरमियान। यूजर हमारा है द क्लाइंट, जो कि ब्राउजर हो सकता है, ये यहाँ पे आप क्लाइंट से एज अ लिटरल यूजर ले सकते हैं इसका मीनिंग। और सर्वर हमारा एप्लीकेशन होगी, जहाँ पे हमारी होस्टिंग, हमारा जो कोड है, चाहे वो बैकएंड है चाहे वो डेटाबेस है, वो पड़ा है, स्टोर्ड है। The server, this party is responsible for serving pages. The client, this party requests pages from the server and displays them to the user. In most cases, the client is a web browser or the user. The user uses the client in order to surf the web, fill in forms, watch videos online, etc. ठीक है, each site's programming refers to code which runs at a specific machine, the servers are the clients। अब क्लाइंट साइड और सर्वर साइड दोनों कोड होती हैं। क्लाइंट साइड का जो कोड है वो एग्जीक्यूट होता है हमारे क्लाइंट एंड पे। लाइक अगर मैं इस वक्त लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ अपना और मुझे कोई स्क्रीन नज़र आ रही है, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ कोड होगा। वो कोड कहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहा है? वो मेरे ब्राउज़र के ऊपर, मेरी स्क्रीन के ऊपर एग्जीक्यूट हो रहा है। अब जैसे ही मैं इस स्क्रीन पे कोई बटन प्रेस करता हूँ, और सपोज जी मैं एक वेब एप्लीकेशन यूज़ कर रहा हूँ और यहाँ पे मैंने एक बटन क्लिक किया, तो इस बटन के बाद जो भी प्रोसेसिंग होगी, इस बटन के क्लिक के बाद जो भी प्रोसेसिंग होगी,
वो मेरी सर्वर साइड पे होगी कि मैंने बटन को जैसे ही प्रेस किया, रजिस्ट्रेशन के बटन को प्रेस किया अपना डेटा एंटर करके, तो उस बटन के प्रेस करने के बाद क्या हुआ, मेरा सारा डेटा सर्वर के पास गया। सर्वर ने उसको वैलिडेट किया कि डेटा सही आया। वैलिडेट करने के बाद उसने वो सारा डेटा सेव करवा दिया मेरे डेटाबेस में। ठीक है, देन उसके बाद जब मैं लॉगिन करूंगा, रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद जब मैं लॉगिन करूंगा, तो जैसे ही मैं अपना यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करूंगा, तो अगेन HTTPS रिक्वेस्ट मेरा जो डेटा है वो सर्वर के पास लेके जाएगी। सर्वर उसको अगेन वैलिडेट करेगा मेरे रजिस्टर्ड डेटा के साथ कि मैं सही यूजर नेम और सही पासवर्ड एंटर कर रहा हूं या नहीं कर रहा। जैसे ही डेटाबेस उसको एक्नॉलेज करेगा, सर्वर मुझे वापस लेके आएगा, सर्वर वापस लेके आएगा उस रिक्वेस्ट की रिस्पॉन्स को, और उस रिस्पॉन्स को फिर जो क्लाइंट है वो हैंडल करके मुझे नेक्स्ट पेज के ऊपर लेके जाएगा, दैट इज माई डैशबोर्ड, दैट इज माई प्रोफाइल। लॉगिन के बाद मैं प्रोफाइल के ऊपर चला जाऊंगा। तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, क्लाइंट साइड, सर्वर साइड। क्लाइंट साइड हमारे पास यूज़र लेवल पे, यूज़र के एंड पे रन होगी, और सर्वर साइड जो है वो बैक एंड पे रन होगी। सर्वर साइड में हमारी बैक एंड भी आ जाएगी और डेटाबेस भी आ जाएगी। बेसिक एग्जांपल ऑफ अ क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड। The user opens his web browser, the client, the user browses google.com। अब जैसे ही यूजर ने एंटर किया ये एड्रेस www.google.com या http://google.com, तो इसके बाद कुछ प्रोसेसिंग होगी। वो प्रोसेसिंग क्या होती है? द क्लाइंट ऑन द बिहाफ ऑफ द यूजर सेंड्स अ रिक्वेस्ट टू google.com फॉर देयर होम पेज। अब ब्राउजर ने google.com जहां पे भी होस्ट हुई हुई है, google.com की डोमेन जिस भी आईपीएस पे होस्ट हुई हुई है, उस सर्वर पे हमारा जो ब्राउज़र है वो रिक्वेस्ट सेंड करेगा। अब सर्वर के ऊपर है, अगर सर्वर उस वक्त सही तरह काम कर रहा हुआ तो उस रिक्वेस्ट को एक्नॉलेज करेगा, अगर सर्वर डाउन हुआ तो हमारे पास google.com ओपन नहीं होगी। ठीक है, द सर्वर देन एक्नॉलेजेस द रिक्वेस्ट एंड रिप्लाइज द क्लाइंट विद सम मेटा डेटा कॉल्ड हेडर्स। अब उन हेडर्स में हम क्या क्या भेज सकते हैं ये हम आगे कोर्स में पढ़ेंगे। अभी हेडर्स को आप इस तरह से देख लें कि जैसे ही सर्वर के पास रिक्वेस्ट आई, उसने कुछ डेटा फॉरवर्ड कर दिया या कुछ डेटा रिवर्स कर दिया हमारे क्लाइंट को। द क्लाइंट रिसीव्स द पेज सोर्स एंड रेंडर्स इट टू अ ह्यूमन व्यूएबल वेबसाइट। अब क्लाइंट ने उस डेटा को समझा, इंटरप्रेट किया और यूजर को डिस्प्ले करवा दिया। सो दिस इज अ बेसिक फ्लो ऑफ अ कम्युनिकेशन बिटवीन क्लाइंट साइड वर्सेस सर्वर साइड। हम कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं, हम वेबसाइट को ओपन करते हैं, जैसे ही हम एंटर प्रेस करते हैं हमारा ब्राउज़र उस वेबसाइट के होस्ट के साथ कम्युनिकेशन करता है। अगर वो सर्वर उस वक्त अप हो तो हमारे पास वेबसाइट ओपन हो जाती है और वेबसाइट अपना डेटा क्लाइंट को भेजती है, क्लाइंट उसको रेंडर करके यूज़र को दिखा देता है। अब इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लें, यूजर टाइप्स COMSTATS इनटू अ सर्च बार एंड प्रेस एंटर। यूजर कोई भी क्वेरी अपनी गूगल में एंटर करता है और उसको सर्च करता है। अब क्या होगा, क्लाइंट उस डेटा को सर्वर के पास भेजेगा। यूजर ने लिखा COMSTATS, हमारे ब्राउजर ने सेम डेटा सर्वर के पास भेज दिया। अब सर्वर उसके ऊपर कुछ ना कुछ अपनी कंपाइलेशन करेगा एज पर हिज एल्गोरिदम। जो भी उसमें एल्गोरिदम कोडेड होगा उसके मुताबिक उस क्यूरी को वो टैकल करेगा। अगर टैकल नहीं कर सकता तो वो कोई एक्सेप्शन जनरेट कर देगा, कोई एरर जनरेट कर देगा। सर्वर उसको प्रोसेस करेगा और उस क्यूरी से रिलेटेड जो भी हमारे आंसर्स हैं, जो रिजल्ट्स हैं, वो वापस भेजेगा हमारे क्लाइंट को। अब क्लाइंट उस डेटा को दोबारा से रेंडर करके यूज़र को शो करवा देगा। तो ये एक बेसिक
एग्जाम्पल है क्लाइंट साइड की और सर्वर साइड की। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या है? वो सब लैंग्वेजेस जिनको यूज करके हम अपना फ्रंट एंड या क्लाइंट साइड जनरेट करेंगे, उसको हम कहते हैं क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग। इसमें हमारा मेन फोकस क्या होता है? मेकिंग इंटरेक्टिव पेजेस, मेक स्टफ हैपन डायनामिकली ऑन वेब पेजेस, इंटरेक्ट विद टेम्पररी स्टोरेजेस, जिनको आप कुकीज़ भी कह सकते हैं। कुकीज़ भी हम कैसे बनाते हैं, कैसे इनको यूज़ करेंगे, वो हम PHP जब पढ़ रहे होंगे तब देख लेंगे। सेंड रिक्वेस्ट टू सर्वर एंड रिट्रीव डेटा फ्रॉम इट। इसका जस्ट यही काम है कि इसने डेटा को भेजने और जो भी उस डेटा के अगेंस्ट रिस्पॉन्स आएगा उसको टैकल करने। देन आ जाती है हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स। जावास्क्रिप्ट को क्लाइंट साइड कहा गया है, कहा जाता है, लेकिन प्योरली जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइड नहीं होती। HTML है, CSS है। HTML and CSS are markup syntax by which the client renders the web pages, or any language running on client device that interacts with a remote service is a client side language. Then हमारे पास आ जाती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग में हमारे पास वो लैंग्वेजेस हैं जो हमारे यूजर इंटरफेस को कनेक्ट करेंगी हमारे सर्वर के साथ। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है कि इन्होंने इनपुट को प्रोसेस करना है, पेजेस को कंपाइल करना है, हमारी एप्लीकेशन के स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है, और जो भी हमारी परमानेंट स्टोरेजेस हैं जैसे कि हमारा डेटाबेस है या फाइलिंग सिस्टम है, उनके साथ इंटरेक्शन करनी है। क्लाइंट साइड में हम अपनी परमानेंट स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर सकते, आल्दो हम किसी थर्ड पार्टी API के थ्रू कर सकते हैं, लेकिन प्योरली क्लाइंट साइड लैंग्वेजेस के साथ हम अपनी परमानेंट स्टोरेज SQL या फाइलिंग को टैकल नहीं कर सकते। उसको टैकल करने के लिए हमें चाहिए होती है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड में हमारे पास एग्जांपल्स हैं PHP, Python, ASP.NET, C#, C++, Visual Basic, एनी लैंग्वेज। दिस वर नॉट डिजाइन स्पेसिफिक। अच्छा, ये जो C++, जावा और ये हैं, ये हमारी सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज नहीं हुई थी। मतलब जब ये बनाई गई थी तब इनको बनाने का मकसद ये नहीं था कि हम जो है इन लैंग्वेजेस को सर्वर साइड पे यूज करेंगे, बट एट द एंड इन जावा, C# और C++ के कुछ फ्रेमवर्क्स आ गए थे जिनको हम एज सर्वर साइड, जिनको यूज करके हम इन लैंग्वेजेस को एज सर्वर साइड लैंग्वेजेस यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया क्लाइंट साइड और सर्वर साइड क्या होता है। देन मैंने आपको बताया कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस क्या हैं और मल्टीटायर एप्लीकेशंस क्या होती हैं। तो ये थोड़ा सा पार्ट रह गया था हमारा लास्ट लेक्चर का। जस्ट थ्योरी थी, कुछ कंसेप्ट्स थे जो मैंने आपको बताए हैं। अब हम आ जाते हैं इस वीक के लेक्चर के ऊपर, जो कि है HTML। ओके, सो सबसे पहली लैंग्वेज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज HTML, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम कोई भी एप्लीकेशन बनाने से पहले हमारी रिक्वायरमेंट, हमारा जो हम उस एप्लीकेशन को किस तरह से बनाते हैं, हमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स चाहिए होती हैं कि हमें कौन सी किस तरह की ऐप बनानी है। जब हमारे पास रिक्वायरमेंट आ जाती हैं हम उनको एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने के बाद जब अगर उसमें कोई एम्बिग्विटी होती है तो हम उसको क्लियर करते हैं हमारे बायर के साथ, हम अपने उसको आप क्लाइंट कह लें। जब वो रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज हो जाती हैं तब आप एक स्ट्रेटजी बनाते हैं। अब आपकी स्ट्रेटजी बन गई, आपने अपने मॉड्यूल्स डिफाइन कर लिए कि मेरी इस एप्लीकेशन में 3 मॉड्यूल हैं, 4 मॉड्यूल हैं, 5 मॉड्यूल हैं। लाइक आपने लॉगिन बनाना है, आपने रजिस्ट्रेशन बनानी है, आपने प्रोफाइल बनानी है, प्रोफाइल अपडेशन बनानी है, प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करनी है, एंड आपने टाइम टेबल बनाना है, टाइम टेबल को शो करना है, मैनेज करना है, एक्सेट्रा। जो भी आपके मॉड्यूल्स थे आपने वो डिफाइन कर लिए। अब आपने वेब ऐप बनानी है तो उसके लिए सबसे पहले
आपका जो फोकस होना चाहिए वो फ्रंट एंड पे होना चाहिए, क्योंकि फ्रंट एंड जब तक आपका फाइनलाइज नहीं होगा तब तक आपकी जो डेवलपमेंट स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं हो सकती। आपने थोड़ा सा फ्रंट एंड बनाया, साथ ही अगर आप उसकी बैक एंड भी स्टार्ट कर देंगे तो मसला ये होगा कि अगर किसी भी स्टेप पे आपको फ्रंट एंड चेंज करना पड़ेगा तो उसके साथ ही आपको उस से रिलेटेड जो भी बैक एंड है उसको भी चेंज करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो इससे बचने के लिए जो बेस्ट अप्रोच है वो ये है कि आप जितना भी आपका फ्रंट एंड है उसको कंप्लीट करें और जो भी आपका क्लाइंट है, जो बायर है, उससे अप्रूव करवा लें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब वो अप्रूव कर देगा एक बार और फिर वो आपको कुछ चेंजेस बोलेगा कि मुझे फ्रंट पेज पे कुछ न्यू चीज़ें ऐड करनी है या कुछ चीज़ें रिमूव करवानी है, तो उसके आप उसको एक्स्ट्रा चार्ज कर सकते हैं। वाई? बिकॉज आपने जो पहले से फ्रंट एंड आपका बना हुआ है वो उससे अप्रूव करवा लिया था, और अगर आप अप्रूव नहीं करवाते तो क्या होगा? तो जब वो आपको चेंजेस कुछ बोलेगा तो आप कुछ कह नहीं सकते उसको, बिकॉज आपने जब इस फ्रंट एंड को बनाया तो आपने उसको उससे अप्रूवल नहीं ली और ना ही उसने उस फ्रंट एंड को एक्नॉलेज किया। तो जब वो एक्नॉलेज नहीं कर रहा या उसने एक्नॉलेज नहीं किया तो वो आपको फ्री में चेंजेस कह सकते हैं। तो बेस्ट अप्रोच ये है कि आप सबसे पहले अपना फ्रंट एंड कंप्लीट कर लें। फ्रंट एंड आप किस तरह से बनाते हैं? हम यूज़ करते हैं HTML। HTML में हम एलिमेंट्स बनाते हैं और फिर इन एलिमेंट्स को स्टाइल देने के लिए हम CSS यूज़ करते हैं। CSS इससे अगला टॉपिक है, वो हम 2 या 3 लेक्चर्स होंगे HTML के, और उसके बाद फिर हम CSS पे चले जाएंगे। तो HTML में हमने बेसिक एलिमेंट्स अपने सेट करने होते हैं जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ठीक है। Hypertext is a method by which you move around on the web by clicking on special text called hyperlinks which bring you to the next page. अब hypertext क्या है? These are like links. आप google.com का जब पेज ओपन करते हैं तो आपके पास गूगल का होम पेज ओपन हो जाता है। जैसे ही गूगल का होम पेज ओपन होता है तो राइट टॉप पे आपको कुछ लिंक्स मिलते हैं, लाइक जीमेल कुछ लिखा होता है। जैसे ही आप उस जीमेल के ऊपर क्लिक करते हो तो आपकी जीमेल ओपन हो जाती है। तो वो जो लिंक है, वो जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो क्या है जिसके ऊपर क्लिक करते ही जीमेल ओपन हो जाती है? वो एक्चुअली आपका हाइपर लिंक है, जिसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका नेक्स्ट पेज आपको शो हो जाता है। राइट? तो उस टेक्स्ट को जिसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं, जो जीमेल लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट को हम कहते हैं हाइपर टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट के पीछे जो भी लिंक अटैच्ड है उसको हम कहेंगे हाइपर लिंक। व्हाट इज मार्कअप? Markup is what HTML tags do in the text inside them. They mark it as a certain type of text, i.e. this एंगल ब्रैकेट स्टार्ट हुई, बीच में लिखा हुआ है आई, और एंगल ब्रैकेट एंड हो गई। व्हाट इज मार्कअप? मार्कअप इज HTML टैग्स जो भी हम यूज करेंगे HTML में। व्हाट इज HTML टैग? व्हाट इज एक्चुअली HTML? HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप क्या है? टैग्स हैं। तो HTML क्या हुई? एक ऐसी लैंग्वेज है जो टैग्स से मिलके बनी है, जिसमें टैग्स होते हैं। एज इट हैज कोड वर्ड्स एंड सिंटैक्स लाइक अदर लैंग्वेजेस। अब ऐसा नहीं है कि HTML का कोई सिंटैक्स है ही नहीं, ऑल्दो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है कोडिंग करने में, बट इट स्टिल हैज सम रूल्स। HTML से पहले एक लैंग्वेज थी XML, अगर आप में से किसी ने उसका नाम सुना हो। XML भी हमारी मार्कअप लैंग्वेज थी, लेकिन उसमें रूल्स डिफाइन नहीं थे। लाइक इफ माय नेम इज अली
तो मैं अली के नाम का टैग बना सकता हूं। ठीक है, तो XML में आप किसी भी नाम से कोई भी टैग बना सकते थे और उसको यूज कर सकते थे। तो उसमें आपको जो इंडिपेंडेंस मिली हुई थी XML में वो बहुत ज्यादा थी, फिर उसको टैकल करना भी थोड़ा सा मुश्किल था। तो HTML जब आई तो HTML ने कुछ रूल्स डिफाइन कर दिए कि आप किसी भी नाम से, किसी भी ABC नाम से टैग्स क्रिएट नहीं कर सकते। HTML ने टैग्स डिफाइन कर दिए कि HTML लैंग्वेज जब आप यूज करेंगे तो आपके पास ये टैग्स हैं, आप जस्ट इनको यूज कर सकते हैं। आप अली के नाम का, हसन के नाम का टैग नहीं बना सकते, जो कि हम XML में कर रहे थे। तो इसने हमें थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन दी कि भाई आप वही टैग्स यूज करें जो कि डिफाइंड हैं, उनके अलावा जो भी टैग्स आप यूज करेंगे वो इंटरप्रेट नहीं होंगे एट द क्लाइंट। क्लाइंट या आपका वेब ब्राउजर उसको नहीं समझेगा। ठीक है, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में हमारे पास हाइपरटेक्स्ट होते हैं, हाइपरलिंक्स होते हैं, टैग्स होते हैं। HTML इज अ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो कि टैग्स से मिलके बनती है, और टैग्स क्या है, डिफाइंड है। HTML is derived from language SGML, Standard Graphics Markup Language. HTML is not a programming language but a markup language that uses tags, thus only required interpreter. जो इंटरप्रेटर होता है वही चाहिए होता है इन टैग्स को समझने के लिए। HTML is used for creating web pages. The websites you view on the internet are actually text files that consist of HTML tags. वो बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल होती है जिसकी एक्सटेंशन होती है .html, और उसके अंदर टैग्स होते हैं। जब आप उसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं तो ब्राउज़र उनको इंटरप्रेट करते हैं और आपको जो वेबसाइट है वो शो हो जाती है। An HTML file must have a .htm or .html file extension. आपके पास कोई भी फाइल है, सपोज हम इसको देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल क्रिएट की, ठीक है, मैं इसका नाम रखता हूं ABC। अब मैंने इसकी एक्सटेंशन .txt रहने दी है। जैसे ही मैं इसको ओपन करूंगा ये मेरे पास एक टेक्स्ट फाइल है। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। मैं इसकी एक्सटेंशन देता हूं .txt से हटा के .html। जैसे ही मैं एंटर करूंगा और कंफर्म करूंगा, नाउ दिस इज अ वेब पेज जो कि मेरा ब्राउजर में ओपन होगा। ठीक है, मैंने इसको ओपन किया तो ये मेरे पास ब्राउजर में ओपन हो गया। ठीक है, तो जब हम इसकी एक्सटेंशन .html करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली एक वेब पेज बन जाएगा। अब जब हम इसके अंदर कोई भी चीज लिखेंगे तो वो ट्रीट होगी हमारे एज HTML लैंग्वेज। अब अगर हम उसको प्रॉपर टैग्स में लिखेंगे तो वहां पे मेरे पास, सपोज मैं इसमें लिख देता हूं ओपन विद, ओके, नोटपैड, और मैं नोटपैड में इसको ओपन करता हूँ। ये ओपन हो गया। मैं सपोज इसमें लिख देता हूँ अभी आपको थोड़ा सा जो सिंटैक्स है वो समझ शायद ना आए, तो जस्ट मैं आपको समझाने के लिए ना यहाँ पे इसमें कुछ लिख रहा हूँ। अब जब मैंने इसको ओपन किया था तो यहाँ पे देखें .abc.html आ रहा है जो कि इस फाइल का नाम है abc.html। मैं चाह रहा हूं कि जब ये फाइल ओपन हो ब्राउजर में तो यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक नाम लिखा हुआ है, तो मैं जस्ट वो चेंज कर रहा हूं इसका। माई वेब पेज, सेव किया। जैसे ही अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो वहां जब फाइल का नाम आ रहा था पहले वो अब चेंज हो गया माई वेब पेज के नाम से। ठीक है, तो मैंने कुछ सर्टेन टैग्स यूज किए हैं अपनी फंक्शनैलिटी को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो HTML जो है वो एक टेक्स्ट फाइल है, उस टेक्स्ट फाइल की एक्सटेंशन है .html।
और उसके अंदर हमने टैग्स लिखे होते हैं। उन टैग्स को हमारा जो ब्राउज़र है वो समझता है और अकॉर्डिंगली हमें डेटा शो करवा देता है। सो HTML फाइल मस्ट हैव अ .html htm आप ये भी एक्सटेंशन रख सकते हैं और HTML भी एक्सटेंशन रख सकते हैं। जो लेटेस्ट ब्राउजर्स आ रहे हैं वो HTML को प्रेफर करते हैं, .htm को प्रेफर नहीं करते। HTML फाइल्स कैन बी क्रिएटेड विद टेक्स्ट एडिटर्स। किसी भी तरह के टेक्स्ट एडिटर आप यूज़ कर सकते हैं। आप नोटपैड यूज़ कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस है, सबलाइम है, ब्रैकेट्स है, एटम है, और इसके अलावा एडिटर्स हैं लाइक ड्रीमव्यूअर, विजुअल स्टूडियो, VS कोड। आप इनमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट में मैं आपको फोर्स करूंगा या फिर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नोटपैड यूज़ करें, सिंपल नोटपैड जो मैं अभी यूज़ कर रहा था। क्यों? क्योंकि इसमें इंटेलिजेंस नहीं है और एट द स्टार्ट आपको इंटेलिजेंस यूज़ करनी भी नहीं चाहिए। अब जितने भी ये ब्राउजर्स हैं, सबलाइम, ब्रैकेट्स, एटम, ड्रीमव्यूअर, ये स्टूडियो, विजुअल स्टूडियो और VS कोड, इनमें इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस, व्हाट इज इंटेलिजेंस? मैं अगर छोटा सा भी अभी अगर आपने नोट किया हो तो मैंने कोड अपना क्या लिखा, कैसे लिखा, मैंने HTML लिखा और फिर इसका क्लोजिंग टैग भी लिखा। ठीक है, तो मुझे दोनों लिखने पड़े, क्यों? क्योंकि नोटपैड में इंटेलिजेंस नहीं है। अब इसमें कुछ आपके एडिटर ऐसे हैं जिसमें इंटेलिजेंस है। मैं जैसे ही HTML लिख के टैब दबाऊंगा तो उसका पूरा टैग बन जाता है ऑटोमेटिकली, स्टार्टिंग और एंडिंग, जो कि आपको स्टार्टिंग में नहीं करना, ताकि आपको इसका बेसिक स्ट्रक्चर पता चले कि अगर मैं स्टार्टिंग टैग डाल देता हूं, एंडिंग टैग नहीं डालता, तो उससे क्या इंपैक्ट आता है। जब आपको इंपैक्ट का ही नहीं पता होगा तो आप फिर उसमें उस अपने स्क्रिप्ट में डिबगिंग नहीं कर सकेंगे। आपने किसी भी लेवल पे जाके कोई टैग मिस कर दिया तो आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने कौन सा टैग मिस किया। तो मैं तो यही रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अपनी स्टार्टिंग वाली जो प्रोग्रामिंग है HTML की वो नोटपैड पे करें। उसके बाद जब आपको टैग्स आपको आ जाएं, आपको उनका स्ट्रक्चर समझ आ जाए, तो उसके बाद फिर आप शिफ्ट कर सकते हैं किसी भी उस एडिटर पे जो इंटेलिजेंस को सपोर्ट करते हैं। सो आई विल सजेस्ट कि आप स्टार्ट अपना नोटपैड से लें। नोटपैड के बाद मैं सबलाइम टेक्स्ट यूज़ करूँगा थ्रू आउट दिस सेमेस्टर, दिस कोर्स। लेकिन आप सबलाइम टेक्स्ट के अलावा जितने भी बाकी एडिटर्स हैं, ड्रीमव्यूअर है, विजुअल स्टूडियो है, VS कोड है, नोटपैड प्लस प्लस है, ये भी यूज़ कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपने बेसिक HTML प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर के ऊपर। HTML एलिमेंट्स, HTML टैग्स और उन टैग्स के एट्रीब्यूट्स। What are HTML elements? HTML elements are the fundamental building blocks of web pages. An element consists of tag and attribute. जो भी हमारे पास HTML का एलिमेंट होगा उसमें दो चीजें होंगी, टैग्स होंगी और एट्रीब्यूट होंगी। टैग के अंदर एट्रीब्यूट आता है। HTML आपकी एलिमेंट आपका मेन पार्ट है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसका आपको हिरार्की बताऊं तो आप इसको कंसीडर करें इस तरह से कि यहाँ पे आ गया आपका एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट के अंदर आएगा आपका टैग और इस टैग के अंदर आएगा आपका एट्रीब्यूट। तो ये इसकी हिरार्की है। एलिमेंट्स के अंदर आते हैं टैग और टैग के अंदर आते हैं एट्रीब्यूट। अब ये जो एट्रीब्यूट है दिस इज ऑप्शनल, सॉरी ये ऑप्शनल है। कुछ टैग्स के एट्रीब्यूट होते हैं, कुछ टैग के एट्रीब्यूट नहीं होते। वो हम बाद में देखते हैं कि कौन से टैग्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं, किन टैग्स के एट्रीब्यूट नहीं होते, किन के कंपलसरी होते हैं एट्रीब्यूट्स, किन के ऑप्शनल होते हैं।
वो हम देखते हैं। तो इसकी हायरार्की इस तरह से है। What are HTML tags? HTML tags are codes which code each of the markup at a certain region in an HTML document. जी हमारे पास एक डिफाइंड रूल है। HTML टैग्स हमारे पास डिफाइंड रूल्स हैं जिनको यूज करके हम अपने HTML की फंक्शनैलिटी को अचीव करते हैं। सो टैग बेसिकली है क्या? टैग इज के हम एंगल ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, एंगल ब्रैकेट एंड करेंगे, इनके दरमियान में जो भी कुछ आएगा वो आपका टैग है। आप XML में हैं, आप HTML में हैं, डजंट मैटर। आपने जैसे ही एंगल ब्रैकेट स्टार्ट की, एंगल ब्रैकेट एंड की, उनके दरमियान में आपने कोई भी टेक्स्ट लिखा, वो आपका टैग बन गया। ठीक है। अब XML में आपके पास इंडिपेंडेंस ये थी कि आप एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई भी वर्ड लिख सकते थे। आप अली लिख सकते थे, आप हसन लिख सकते थे, आप हाईटेक लिख सकते थे, आप रावलपिंडी टेक्सला लिख सकते थे। तो वो आपका XML टैग कंसीडर हो जाता था। HTML में हमें ये इंडिपेंडेंस नहीं दी गई। HTML में इन एंगल ब्रैकेट्स के दरमियान में जो टैग्स आएंगे वो डिफाइन कर दिए हमारे लिए कि आप सर्टेन टैग्स यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब वो कौन से टैग्स हैं वो भी हम आगे जाके देखते हैं। तो आपका टैग क्या है? एंगल ब्रैकेट के दरमियान में आपने जो भी कुछ लिखना है वो आपका टैग होगा। लाइक एंगल ब्रैकेट स्टार्ट, मैंने लिखा टैग एंगल ब्रैकेट एंड। ठीक है। तो अब ये मेरा एक टैग हो गया। अब टैग्स की भी दो तरह के होते हैं टैग्स। एक होते हैं पेयर्ड टैग्स, एक होते हैं अनपेयर्ड टैग्स। पेयर टैग में हमारे पास एक स्टार्टिंग टैग होता है और एक एंडिंग टैग होता है। जी चलिए मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। तो टैग आपको पता चल गया। टैग क्या होता है? एंगल ब्रैकेट होती है और उसके अंदर हम कोई अपने टैग का नाम लिखते हैं, एंगल ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। व्हाट इज एट्रीब्यूट? Attribute are properties that are optionally be assigned values to change the default behavior of the tags. अब attributes ऑप्शनल हमारे पास वैल्यूज होती हैं, ऑप्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं, ऑप्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जिनको यूज करके हम टैग्स का जो डिफॉल्ट बिहेवियर है, जो कि डिफाइंड बिहेवियर है, हम उसको चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने ये एक टैग बनाया। ठीक है। मैंने ये एक यहाँ पे अगर कंट्रोल जी करूंगा तो नहीं आएगा। ओके। मैंने एक टैग बनाया जो क्या कर रहा था, यहाँ पे नाम लिख रहा था, मेरी टैब को कोई ना कोई स्पेसिफिक नाम दे रहा था। अब ये इसका डिफॉल्ट बिहेवियर है कि जब भी मैं इस तरह के टैग्स लिखूंगा तो यहाँ पे नाम आ जाएगा। अब मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि मुझे ये वाला जो टेक्स्ट है ये रेड कलर में चाहिए। डिफॉल्ट ये ब्लैक में है, मुझे ये रेड कलर में चाहिए। तो जब भी मेरे पास कोई ऐसी रिक्वायरमेंट आ जाएगी जिसमें मुझे डिफॉल्ट बिहेवियर को चेंज करना पड़ेगा। डिफॉल्ट बिहेवियर क्या है कि इसने टाइटल ब्लैक कलर में लिखना है। मेरी रिक्वायरमेंट ये आई कि मुझे टाइटल चाहिए रेड कलर में, तो मैं डिफॉल्ट बिहेवियर को ओवरराइड करने की ट्राई करूंगा। तो जब मैं डिफॉल्ट बिहेवियर को ओवरराइड करूंगा उसके लिए मुझे चाहिए होंगे एट्रीब्यूट कि इसका कलर रेड कर दो, इसका टेक्स्ट का साइज ज़्यादा कर दो, इसका फॉन्ट चेंज कर दो, इसमें कुछ बैकग्राउंड कलर दे दो, इसमें कुछ इमेज ऐड कर दो। तो वो अब मैं डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को चेंज कर रहा हूँ। तो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर को चेंज करने के लिए मुझे एट्रीब्यूट चाहिए होगा किसी भी तरह, वो कुछ भी हो सकता है। और ये एट्रीब्यूट्स ऑप्शनल होते हैं। अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका टैग चलेगा विद डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स, लेकिन अगर आप लिख देंगे तो आप इन एट्रीब्यूट्स में जो भी सेटिंग्स सेट करेंगे वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को ओवरराइड कर देंगे। ठीक है। HTML एलिमेंट्स के अंदर टैग्स आ जाते हैं जो कि एंगल ब्रैकेट से बनते हैं और इन टैग्स के अंदर ऑप्शनल एट्रीब्यूट्स आ सकते हैं।
अगर नहीं लिखेंगे तो वो आप फिर डिफॉल्ट टैग्स यूज कर रहे होंगे। नाउ एलिमेंट्स में आपकी दो टाइप्स होती हैं, ब्लॉक लेवल वर्सेस इनलाइन। ब्लॉक लेवल ये होती हैं कि जब भी आप कोई भी एलिमेंट या टैग, एलिमेंट को आप टैग कह लें, कि जब आप कोई भी टैग बनाते हैं तो अगर तो वो ब्लॉक लेवल टैग है, ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, तो वो हमेशा न्यू लाइन पे क्रिएट होगा, राइट। आपके जितने भी ब्लॉक लेवल टैग्स हैं वो हमेशा न्यू लाइन के ऊपर जनरेट होंगे। सपोज मैं कहता हूं कि दिस इज टेबल। टेबल का मेरे पास एक टैग है, ये ब्लॉक लेवल टैग है, ठीक है। टेबल में मैंने लिखा, नहीं मैं पी का टैग यूज करता हूं, पी का टैग क्लोज कर दिया और इसके अंदर मैंने लिखा ए। नाउ पी इज माय ब्लॉक लेवल टैग। अब ब्लॉक लेवल टैग है तो जब भी मैं इसको सेव करवा के रन करूंगा तो ये एक न्यू लाइन के ऊपर आएगा। मैंने इसको कॉपी किया, मैंने पेस्ट किया और मैंने लिखा इसके अंदर बी। तो पी मेरा ब्लॉक लेवल टैग है। ब्लॉक लेवल टैग हमेशा न्यू लाइन पे रन होगा। तो जब मैं इसको सेव करवा के रन करूंगा अपने ब्राउजर के ऊपर तो ए और बी मेरे पास दो डिफरेंट लाइंस में आ रहे हैं। हर टैग न्यू लाइन से स्टार्ट हो रहा है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि पी जो है मेरा, ये एक ब्लॉक लेवल टैग है। क्यों? क्योंकि जब ये क्रिएट होता है, जब ये इंटरप्रेट होता है, ये न्यू लाइन से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो block level tag will always start on a new line and takes up full width available, stretches out to the left and right as far as it can। अब जैसे ही मैंने इसको रन किया, मैं इसको फुल स्क्रीन पे ले आता हूं। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो यहां पे जस्ट ए लिखा हुआ है, ए के आगे सारी स्पेस एम्प्टी पड़ी है जितनी भी मेरी विंडो थी। तो इस टैग ने क्या किया, इसने उस पूरी स्पेस जितनी भी मेरी स्क्रीन के ऊपर, मेरे ब्राउजर के ऊपर स्पेस अवेलेबल थी, उस सारे को कैप्चर कर लिया अपने लिए। अब अगर मैं इस टैग के अंदर कुछ और लिखता हूं, कुछ भी टेक्स्ट लिखता हूं, ये वो वाला टेक्स्ट तो कंसीडर करेगा, उसको अपनी लाइन में शो करवाएगा। लेकिन जो न्यू टैग है इसमें अगर मैं कुछ लिखता हूं तो ये उसको कंसीडर नहीं करेगा इन द सेम लाइन, क्योंकि इसने ये वाली जो सारी स्पेस है अपने लिए रिजर्व की हुई है। सिमिलरली ये वाला टैग है, इसने इससे के आगे वाली जितनी भी स्पेस है अपने लिए रिजर्व की हुई है, ये किसी और टैग को ये स्पेस नहीं देंगे, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ब्लॉक लेवल टैग्स न्यू लाइन से स्टार्ट होते हैं और जितनी भी फुल विड्थ अवेलेबल होती है उसको ये ग्रैब कर लेते हैं, कैप्चर कर लेते हैं। एज कंपेयर टू दीज टैग्स there are inline elements or inline tags। अब inline tag है span। span में मैं लिखता हूं a और मैंने लिखा span। जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा यहां पे लिखा हुआ आ गया a। अब span inline tag है। जैसे ही मैं span का एक और टैग बनाऊंगा और इसमें लिखता हूं b, और जब मैं इसको रन करूंगा तो ये इसके आगे आ रहा है, ठीक है। स्पैन जो मेरे पास इनलाइन टैग है वो कभी भी न्यू लाइन से स्टार्ट नहीं होता, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि जो मेरा टैग है, सॉरी, उसको जितनी स्पेस रिक्वायर्ड होती है ये उतनी ही लेता है, बाकी वाली स्पेस एम्प्टी छोड़ देता है, ठीक है। इसको ए लिखने के लिए इतनी स्पेस चाहिए थी, इसने वो कैप्चर कर ली और आगे जितनी भी स्पेस है वो खाली छोड़ दी फॉर द अपकमिंग टैग्स। तो उसके आगे मैंने जब एक और टैग लिखा तो उसने आगे वाली स्पेस को कैप्चर किया, जितनी इसको स्पेस चाहिए थी उसने उसको कैप्चर किया और आगे वाली स्पेस अगेन छोड़ दी फॉर द
नेक्स्ट टैग्स. सो इनलाइन टैग में an inline element or inline tag does not start on a new line and only takes up as much width as necessary. जितनी उसको चाहिए होती है उतनी ये स्पेस रिजर्व करता है और बाकी वाली खाली छोड़ देता है. अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स, ब्लॉक लेवल टैग्स कौन कौन से हैं? एड्रेस है, आर्टिकल है, असाइड एंड सो ऑन. ये जितने भी टैग्स लिखे हुए हैं ये हमारे पास HTML में ब्लॉक लेवल टैग्स हैं. इनके अलावा भी शायद हों, लेकिन जितने मेरे ध्यान में आ रहे थे मैंने यहाँ पे लिख लिए थे. इसके बाद ये वाले जो टैग्स हैं ये इनलाइन टैग्स हैं. अगेन हो सकता है कि इनके अलावा भी बाकी हों, लेकिन जितने मेरे ध्यान में आ रहे थे मैंने ये यहाँ पे लिख दिए थे. ठीक है. अब बहुत ज़्यादा टैग्स हैं, लेकिन जैसे जैसे हम इनको करेंगे, इनको इम्प्लीमेंट करेंगे, आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी. और जब आपको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाएंगी तो आपको ऑटोमेटिकली ये पता चल जाएगा कि कौन कौन से टैग्स आपने किस किस पर्पस के लिए यूज़ करने हैं. ठीक है. ओके. सो इनलाइन टैग्स ये हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं. और ये जितने भी टैग्स हैं ये हमेशा न्यू लाइन पे स्टार्ट नहीं होंगे और ये कभी भी फुल विड्थ नहीं लेंगे आपकी स्क्रीन के ऊपर. देन हमारे पास आ जाता है पेयर्ड वर्सेस अनपेयर्ड टैग्स. पेयर्ड टैग में हमारे पास जो टैग है वो दो टैग से मिलकर बनता है. ओपनिंग एंड क्लोजिंग भी कह सकते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग भी कह सकते हैं. A paired tag consists of two tags. First one is called an opening and the second one is called closing. These tags contains the text in between at which the effect of that tag will be applied. अब मैं आ जाता हूं दोबारा अपने इस ब्राउजर इससे नोटपैड के ऊपर. पेयर टैग क्या है? पेयर टैग मेरे पास दो टैग से मिलकर बनता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, स्टार्टिंग एंड एंडिंग. तो अगर मैं टैग लिख रहा हूं P का, दैट इज पैराग्राफ टैग, तो पैराग्राफ टैग मेरे पास एक पेयर्ड टैग है. ठीक है. तो पेयर्ड टैग है दैट मीन्स इसका एक स्टार्टिंग और इसका एक एंडिंग होगा. स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग. ठीक है. इसको मैं कह रहा हूं ये इसका स्टार्टिंग टैग है, इसको मैं कह रहा हूं ये इसका एंडिंग टैग है. अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो आपका एंडिंग टैग होगा उसमें आप एक फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे जो कि आपको बता रहा होगा कि ये इसका स्टार्टिंग टैग था, नाउ दिस इज इट्स एंडिंग टैग. ये ओपनिंग टैग था, ये इसका क्लोजिंग टैग है. ठीक है. पैराग्राफ टैग स्टार्ट किया, पैराग्राफ टैग एंड कर दिया. अब इसके दरमियान में मैं जो भी कुछ लिखूंगा इस टेक्स्ट के ऊपर पैराग्राफ टैग की जो भी प्रॉपर्टीज डिफाइन है वो इंप्लीमेंट हो जाएंगी. राइट. तो पैराग्राफ टैग मेरा एक पेयर्ड टैग है जो कि कंसिस्ट करता है ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग के ऊपर, जिसका एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है, और इनके दरमियान में हम अपनी टेक्स्ट लिखते हैं. अ पेयर टैग कंसिस्ट ऑफ टू टैग्स. फर्स्ट वन इज called an opening tag and second one is called a closing tag. These tags consist of text in between at which the effect of that tag will be applied. Unpaired tag क्या है? Unpaired tag is a single tag which does not need a companion tag. Like हमें जस्ट एक ही टैग चाहिए, इसके लिए हमें दूसरा टैग नहीं चाहिए. These tags can be written like just in between angle brackets or using this notation. Both works the same. It's your choice. Just a second, I'm just receiving a
तो अनपेयर्ड टैग में हमारे पास जस्ट सिंगल टैग होता है जिसको हम यूज करते हैं। अब अनपेयर्ड टैग हम कैसे करेंगे? इमेज का टैग है img, ये एक अनपेयर्ड टैग है, इसका कोई भी एंडिंग टैग नहीं होता। ठीक है, हम जस्ट इसके अंदर अपने एट्रीब्यूट डालते हैं जो भी हमें रिक्वायर्ड होते हैं, इसका कोई भी एंडिंग टैग नहीं होता। अब यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि आप चाहें तो जस्ट एंगल ब्रैकेट्स यूज करें, चाहे तो एंड पे फॉरवर्ड स्लैश लगा दें। तो इस टैग को अगर आप एज इट इज यूज करेंगे तो ये काम करेगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शनली अगर यहाँ पे आप इसके एंडिंग एंगल ब्रैकेट के साथ अगर आप फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे तो स्टिल इट गोना वर्क, कोई भी चेंज नहीं आएगी इसके अंदर। ठीक है, तो ये स्लैश लगाना ऑप्शनल है अनपेयर्ड टैग में, लेकिन पेयर्ड टैग में स्लैश लगाना मस्ट है। ठीक है, क्योंकि अगर आप ये स्लैश नहीं लगाएंगे तो इसका लिटरल मीनिंग ये है कि आपने पी का टैग स्टार्ट किया, उसी के अंदर आपने पी का टैग एक और स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो अब इस नोटेशन के बाद आपको दो पी के टैग क्लोज करने पड़ेंगे। दिस इज फॉर दिस, ये एक पी का टैग है और ये फिर इसके साथ आ जाएगा। अब अगर मैंने कुछ टैग्स इस तरह से लिखे हुए हैं तो इसका क्या मतलब है? इसकी हिरार्की ये बनेगी कि जो सबसे एंड पे टैग शुरू हुआ है, जो सबसे एंड पे टैग शुरू हो रहा है वो सबसे पहले क्लोज होगा, और जो सबसे पहले क्लोज हुआ है वो सबसे एंड पे, जो सबसे पहले स्टार्ट हुआ है वो सबसे एंड पे क्लोज होगा। इसकी हिरार्की इस तरह से होती है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ योर पेयर्ड वर्सेस अनपेयर्ड टैग्स। पेयर्ड टैग में हमारे पास HTML आ जाता है, हेड, बॉडी, टाइटल, P, H1 to H6 जितने भी हैं, एंकर टैग है, प्री टैग है, OL, साइट, स्ट्रॉन्ग, EM, TTB एक्सेट्रा। और अनपेयर्ड में हमारे पास ब्रेक आ जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाती है, इमेज आ जाती है, डॉग टाइप, मेटा और इनपुट। इनके अलावा भी टैग्स होंगे, लेकिन अगेन जितने मेरे ध्यान में आ रहे थे मैंने वो लिख दिए यहाँ पे और उनको इनलिस्ट कर दिया। इनके अलावा भी टैग्स होंगे। आगे वाले जो टैग्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। जहाँ तक अगर किसी भी बच्चे का कोई क्वेश्चन है, किसी को कोई भी बात समझ नहीं आई, वो मुझसे पूछ सकता है ईमेल के थ्रू। मैं ट्राई करूँगा कि आपकी जो भी क्यूरी है उसको जल्द से जल्द इंटरटेन करूँ। आपका एक अगेन इसी से रिलेटेड क्विज भी होगा, जो भी आपकी एलोकेटेड स्लॉट है नेक्स्ट वीक की जो भी होगी उसमें। अगेन उस क्विज का कोई भी मैं नोटिफिकेशन नहीं दूंगा, जस्ट आपको व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन मिलेगा कि आपका क्विज स्टार्ट हो गया है। 10 to 15 मिनट्स का क्विज होगा, MCQs टाइप होगा, जो कि आपने एलोकेटेड टाइम में करना होगा। राइट, सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।